नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में आपके अपने पसंदीदा शो न्यूज काउंटर पर। एक नए अंदाज से आज से एक बार फिर से आपका यह शो शुरू होने जा रहा है और हम आज आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से आपके साथ हैं। आज न्यूज काउंटर में आपके लिए हर वो खबर है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं गर्मी और उससे पैदा हुए चौतरफा संकट की। देश जल रहा है। उत्तर भारत में ऐसी गर्मी की पंखा, कूलर, एसी सब कुछ बेकार हो गए हैं क्योंकि गर्मी की वजह से इन्हें चलाने के लिए जो जरूरी बिजली चाहिए वो देश और प्रदेश में है ही नहीं। और बिजली ही नहीं, गर्मी के गदर में नल भी सूख चुके हैं, यानी ना तो बिजली है ना ही पानी है और संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बेतहाशा गर्मी में तेल के दाम में भी आग लगी हुई है। तेल इतना ज्यादा महंगा है कि बाइक स्टार्ट करने से पहले लोग अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं। घर में फुल, बिजली गुल और पानी की किल्लत, तेल के दाम में आग। जनता पूछ रही है कि आखिर कब राहत मिलेगी सरकार, ये बताइए। तो न्यूज काउंटर में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं यूपी में गर्मी के बीच बिजली की अघोषित कटौती पर मचे गदर की। सब पैसे लेने के लिए आते हैं, बिल काटने के लिए आते हैं, कोई भी पब्लिक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। 24 घंटे में 1.5 घंटे की लाइट रहने से कौन सरवाइव कर पाएगा? इस तपती 50 डिग्री 52 डिग्री के सेल्सियस में कौन सरवाइव कर पाएगा? 5 डेज में घर में लाइट नहीं आ रही है। परेशान है, रोज आ रहे, रोज कहते हैं अभी आ रहे, देखने 5 दिन से परेशान है, चक्कर लग रहे हैं। और 4 दिन से हम लोग न पानी पाते हैं, समझ से ना हम लोग मांग है कि बरेली में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। उसी को लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे थे। साफ तौर पर दिखाओ, देखिए घड़े में लिखा, हम चिकना घड़ा है, हम काम नहीं करेंगे। जवाब ये मिलता है कि साहब सप्लाई नहीं आ रही, ऊपर से लोड ज़्यादा है, लाइन बड़ी है, क्या कर सकते हैं। फोन करो, यहाँ पर आके बात करो इनसे, तो कहते हैं कि अधिकारियों से बात करो। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश में गर्मी की दस्तक के साथ ही बिजली कटौती का हाहाकार मच जाता है। हर साल इसी परेशानी के पीछे ठोस आंकड़े और तकनीकी कमियां हैं। चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। यूपीपीसीएल और यूपीईआरसी के आधिकारिक आंकड़ों से संकट का असली सच आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हर साल उत्तर प्रदेश में गर्मी में यह संकट आता क्यों है, यह जानना बहुत जरूरी है। इस बिजली संकट की सबसे बड़ी वजह है ओवरलोडेड सब स्टेशन। मतलब बिजली तो है लेकिन खपत उससे ज्यादा है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 3.7 करोड़ उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं का कुल स्वीकृत लोड 8.57 करोड़ किलोवाट है, लेकिन इसके मुकाबले सब स्टेशंस की कुल क्षमता महज 6.25 करोड़ किलोवाट है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सिस्टम अपनी क्षमता से 2.32 करोड़ किलोवाट का भारी भरकम लोड झेल रहा है। और जब सिस्टम पर औकात से ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ट्रिपिंग और अघोषित कटौती होना लाजमी है और उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है। दूसरा बड़ा विलन जर्जर लोकल नेटवर्क। यूपी के विशाल ग्रिड में करीब 18 लाख ट्रांसफार्मर काम करते हैं, दौड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बिजली विभाग की मुस्तैदी से इनके जलने का आंकड़ा घट गया है। जहां 2022-23 में 7,322 ट्रांसफार्मर फूके, वहीं 2025 में यह आंकड़ा घट गया है। यह संख्या घटकर 2,613 रह गई। सुधार तो है लेकिन ग्राउंड जीरो पर संकट अब भी बरकरार है। यूपीपीसीएल की माने तो लोकल लेवल पर बत्ती गुल होने के पीछे 4 बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1 ओवरलोडिंग, दूसरा असंतुलित लोड, तीसरा आए दिन होने वाले लाइन फॉल्ट और चौथा रखरखाव यानी मेंटेनेंस की भारी कमी। बात बिल्कुल साफ है कि जब तक बिजली का ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सब स्टेशनों की कैपेसिटी को इस भारी भरकम लोड के बराबर नहीं बनाया जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिना रुकावट बिजली मिलना एक सपने की तरह है, जो सपना उत्तर प्रदेश पिछले कई दशक से देख रहा है।
अब देखिए, यूपी में कटौती की जो असली वजह है वो बिजली की कमी नहीं बल्कि कुछ और ही है। आंकड़ों के जरिए समझाने की एक बार फिर से कोशिश करता हूं आपको। यूपी में जो बिजली की पीक डिमांड है वो करीब 33,849 मेगावाट है, जबकि उपलब्धता जो है वो 38,240 मेगावाट। मतलब समझते हैं क्या है? मतलब यह है कि जरूरत से 13% ज्यादा बिजली है, फिर भी राज्य में बत्ती गुल क्यों है? यह सबसे बड़ा सवाल है। असली विलन कौन है? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वितरण। जहां से बिजली बनी और जहां पहुंच रही है उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अब इस बात को समझिए, राज्य में औसतन लगभग 19.54% बिजली ग्राहकों तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाती है। मतलब लगभग 20% बिजली लॉस हो जाती है आपके घरों तक आते आते। इसके 3 बड़े कारण हैं: सप्लाई के दौरान बर्बादी, बिजली की चोरी और बिल समय पर उपभोक्ताओं के द्वारा ना भरना। अगर इलाकों के हिसाब से देखें, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट देते हैं। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा 21.4% का नुकसान है, मध्यांचल में 19.2%, दक्षिणांचल में 18.8% और सबसे कम पश्चिमांचल, जहां पर 15.6% ये लॉस का आंकड़ा है। साफ है कि बिजली भरपूर है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की हीला हवाली और चोरी के कारण जनता अंधेरे में रहने को मजबूर है जब आसमान से आग बरस रही हो। इन्होंने कहा कि हमारा नियम अब ये लागू रहेगा कि एक सब स्टेशन पर 24 घंटे के लिए 3 गैंग रहेगी, यानी कि 8 घंटे पर एक गैंग काम करेगी। अगर सब स्टेशन पर 4 फीडर है और 4 फीडर में 3 फीडर पर एक साथ ब्रेक डाउन हो गया तो गैंग तो एक है, तो गैंग पहले एक फीडर पे काम करने जाएगी, फिर दूसरे पे जाएगी, फिर तीसरे पे जाएगी। किसी कंडक्टर घटिया क्वालिटी के लगाए गए, अंडर कैपेसिटी के लगाए गए, और जब अंडर कैपेसिटी के लगाए गए तो वो केबल कंडक्टर जब तीनों जल रहे हैं, उसके ऊपर की जो प्लास्टिक है वो जब जल जाएगी तो तीनों फेस आपस में जुड़ जाएंगे। जब वो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ट्रांसफार्मर भी जल जाएगा। तो घटिया क्वालिटी की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आई। 75% ब्रेकडाउन इस समय एबीसी कंडक्टर से हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बिजली गई, ग्रामीण परेशान हुए और फिर पहुंचे बीजेपी नेता के पास और सीधे बिजली के उपकेंद्र पर ही ताला जड़ दिया। आप लोग जो है, आप लोगों की मंशा सही नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ताला बंद कर रहा हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं चौका घाट जेल जाने को तैयार हूं। चलिए, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चंदौली के बबुरी विद्युत उपकेंद्र पर बिजली कटौती से नाराज ग्रामीण पहुंचे थे प्रदर्शन करने, लेकिन तभी एंट्री हुई बीजेपी नेता महेंद्र सेठ और पप्पू की। बीवी के तानों से, क्योंकि लाइट जाती थी तो बीवी को परेशानी होती थी। बीवी ने नेताजी को ताना मारा, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी हुकूमत, और फिर भी इस तरह की बिजली की कटौती। बीवी के तानों से परेशान नेताजी इतने गर्म हुए कि सीधे सीधे उपकेंद्र पहुंच गए और डाल दिया वहां पर ताला। मतलब जनता बिजली मांग रही है और नेताजी ने पूरा स्विच ही ऑफ कर दिया। धरना बड़ा, हंगामा हुआ, एसडीएम पहुंचे, अधिशासी अभियंता पहुंचे और फिर पुलिस की मौजूदगी में खुला उपकेंद्र का ताला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बिजली विभाग के जेई ने बीजेपी नेता समेत 10 अज्ञात लोगों पर इस तरह से जबरन ऑफिस को बंद करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब नेताजी पर बीएनएस की धाराएं लग गई हैं और इलाके में चर्चा यह है कि बिजली गई थी कुछ घंटों के लिए, लेकिन अब मामला लंबे समय तक गर्म रहने के आसार नजर आ रहे हैं। जी सांसद जी, हम ताला बंद करके अपने जेब में रख लिए हैं और हम घर नहीं जाएंगे। हमारी बीवी कह रही है कि आप क्या भाजपा के नेता हो जो लाइन नहीं दे पा रहे हो, तो जाओ यहाँ से। तो हम ताला बंद करके यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं पावर हाउस पे। जी, अब जो करना आप करिए। जी सांसद जी, हम ताला बंद करके अपने जेब में रख लिए हैं और हम घर नहीं जाएंगे। हमारी बीवी कह रही है कि आप क्या भाजपा के नेता हो जो लाइन नहीं दे पा रहे हो, तो जाओ यहाँ से। तो हम ताला बंद करके यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं पावर हाउस पे। जी, अब जो करना आप करिए। और बिजली की इस बदहाली पर जनता के कुछ सवाल है जो आज हम TV9 पर उठाने जा रहे हैं। क्या है वो सवाल? और जनता सरकार से क्यों ना पूछे, आपको चुने थे, 9 साल से आप उत्तर प्रदेश की हुकूमत में बैठे हो, आखिर आपने किया क्या है? इस बारे में जनता आपसे सवाल कर रही है। बिजली कटौती से बेहाल है और जनता के सवाल है। क्या सवाल है? अतिरिक्त बिजली के बाद आखिरकार कटौती क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। इतना ज्यादा बिजली प्रोडक्शन है, फिर भी आप प्रतिपूर्ति नहीं कर पा रहे। ओवरलोड सब स्टेशन
अगर हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 9 साल से ज्यादा वक्त हो गया आपको सत्ता को संभाले हुए, इसलिए आप विपक्ष पर वार नहीं कर सकते हैं। जर्जर नेटवर्क का आप हवाला देते हैं, लेकिन सुधार कब तक होगा यह कौन बताएगा? यह कौन सुधार करेगा? और चौथा और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार बिजली चोरी पर लगाम कौन लगाएगा? कब लगेगी लगाम? और हर बार गर्मी में जब हाल बेहाल होता है तो आप पहले से तैयारी क्यों करके नहीं रखते हैं? किस बात के मिनिस्टर हैं आप? किस बात की सरकार है? और वितरण संकट कब तक बना रहेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और एक तरफ भीषण गर्मी और बिजली कटौती और दूसरी तरफ पानी की भारी किल्लत है। तोहरा मार इसको कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से पानी के संकट की चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। नासिक में कुंभ 2027 की भव्य तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उसी क्षेत्र के गांव में लोगों को पानी को उबाल कर पीना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं महिलाएं 45 डिग्री की भीषण गर्मी में सिर पर मटका रखकर दूसरे राज्य से पानी लाने को मजबूर हैं, और कहीं शहरों की हालत भी इससे ज्यादा जुदा नहीं है। रांची जैसे बड़े शहर में लोग टैंकरों के भरोसे जिंदगी काट रहे हैं। विडंबना देखिए, करोड़ों की योजनाएं कागज पर बह रही हैं, लेकिन नलों में पानी अब भी नहीं बह रहा है। सवाल सिर्फ प्यास का नहीं, बल्कि सिस्टम की तैयारी और जिम्मेदारी का भी है, जिसको लेकर जवाब कौन देगा, जवाबदेही किसकी तय होगी, इसको लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। हमारे गांव से बहुत दिन से पानी नहीं आ रहा है, और कुएं में भी पानी नहीं है। क्या तो राजस्थान से रहते कहाँ हो? हाँ, गाँव फतेहपुर कहाँ है ये? एमपी में। एमपी में। हाँ। सब जगह टैंकर पहुंचाया जाए और सब कई पानी का मसला हल किया जाए। सप्लाई नहीं है। सप्लाई पानी आता है, 2 दिन बंद रहता है, 4 दिन खुलता है, 3 दिन बंद रहता है। और इसीलिए गर्मी का नौतपा प्रहार कहा जा रहा है, और बिजली पानी पर सरेंडर है सरकार, क्योंकि हाथ खड़े कर चुके हमारे बस की बात नहीं है। आप अपने हाल पर जिंदा रहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नौतपा क्या हो रहा है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अपने घरों में रहिए, खाना पीना खाइए, और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। साल के सबसे ये गर्म जो 9 दिन है उसको नौतपा कहा जाता है। हर साल मई जून में यह शुरू होता है, और लू चलने का इसमें सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा तेज होती है। तापमान बहुत तेजी के साथ इन 9 दिनों में बढ़ता है, और लू चलने का खतरा भी इसमें बना रहता है। इसीलिए नौतपा जब आता है तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है। बहुत सतर्क रहने की आपको जरूरत है। अच्छी बारिश का इस बीच संकेत भी मिलता है। अब बात 10 दिन में चौथी बार खबर को बदलने जा रहे हैं। यह नौतपा की पूरी डिटेल्स थी। आखिर नौतपा होता क्या है, क्या क्या इसमें होने के कॉम्प्लिकेशंस हैं, और खबर को बदलते हैं। वो बात करने जा रहे हैं एक तीसरा संकट जो इस वक्त देश पर छाया हुआ है। बात 10 दिन में चौथी बार जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, उसकी करने जा रहे हैं। क्योंकि गर्मी से, पानी की किल्लत से आप पहले ही परेशान हैं, लेकिन जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और 10 दिन में चौथी बार आंकड़े ये बता रहे हैं कि महंगाई डायन के वार लगातार जारी हैं। और क्या हो रहा है, तेल की कीमत बेलगाम होती नजर आ रही है। 4 बार 10 दिन में कीमत बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत पहले 99.51 पर थी, जो इन 10 दिनों में बढ़कर 102 रुपए 12 पैसे हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के बड़े रेट। ये तो मजदूर की इस पे सीधा सीधा डाका हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ बदलने वाला तो है नहीं। पेट्रोल 100 के पार, क्या 5वीं डोज तैयार?
10 दिन चौथी बार थाली पर संकट हजार। बहुत असर पड़ने वाला जी, इतनी इनकम नहीं बढ़ रही है जितनी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई की आग, खाड़ी संकट का प्रभाव। अब देखिए, पेट्रोल की कीमत पहले 99.51 रुपए थी, जो इन 10 दिनों में बढ़कर लगभग 102 रुपए 12 पैसे हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत जो 92 रुपए 49 पैसे थी, वो अब 95 रुपए 20 पैसे हो चुकी है। अब देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनवाना आपको जरूरी है। वो सुनवाने की कोशिश करते हैं कि सरकार का तर्क क्या है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है सरकार चोरी चोरी चुपके पेट्रोल और डीजल की कीमतों के दाम को बढ़ा रही है। और मैं दोनों तरफ आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ पेट्रोल है और एक तरफ डीजल है। दोनों के दाम देखिए कितना फर्क आया है दोनों में। 99.51 से पेट्रोल 102 रुपए हो गया है और डीजल 92 रुपए से 95 रुपए हो गया है। तेल की कीमत बेलगाम हो गई है। अच्छे दिन क्या आगे नहीं है, अच्छे दिन नहीं मिल रहा है पेट्रोल, डीजल नहीं मिल रहा है। अच्छा। बहुत दिक्कत से मिल रहा है, 2000 दे रहे हैं, 3000 दे रहे हैं। बिल्कुल नुकसान है, पता कुछ बच नहीं रहा, बिल्कुल गलत हो रही है। इतना सर पेट्रोल महंगा हो रही है सर, कंपनियां में इतना देना रहे, बहुत बड़ा नुकसान ही बढ़ेगा इससे। तो गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ जाएंगी इस हिसाब से। तो जैसे लाइन लगी है काफ़ी पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है अच्छे तरीके से। मेरे को पता भी नहीं था कि तेल इतना महंगा हो गया है। परसों आया कुछ और रेट, आज आया कुछ और रेट। वो तो हर किसी को पर्सनली लेवल पे इसको कंट्रोल करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो पाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान अगली बार अगर जन्म दो तो इंसान का ना दो, जानवर कीड़े मकोड़े बना के रख दो। इससे आम पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, सरकार की सफाई क्या है, वो भी जरा सुनिए आप। गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 75-76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े, उसके लिए बजट से आज सुबह भी मेरा भाषण में सिडबी के एड्रेस के समय मैंने उस विषय को जिक्र किया। More than 1 lakh crore annually this year we have given through the excise duty reduction. और पेट्रोल और डीजल के दाम कब कितना बढ़ा है, जरा वो समझाता हूं मैं आपको और आंकड़ों के जरिए समझिए कि इन 10 दिनों में क्या परिवर्तन आया और महंगाई कैसे आपके घर में आपको परेशान कर रही है। 15 मई को पेट्रोल 3.29 रुपए महंगा हुआ, जबकि डीजल उसके मुकाबले 3 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ। उस दिन क्रूड ऑयल की जो कीमत थी, यानी जहां से हम ऑयल खरीदते डॉलर्स में, प्रति बैरल 106 डॉलर 84 प्रति बैरल इसकी कीमत थी। अब 19 मई को देखिए, 19 मई को पेट्रोल महंगा हुआ 96 पैसा और डीजल 94 पैसा हुआ। उस दिन क्रूड ऑयल की कीमत 106 डॉलर 30 पैसे प्रति बैरल था, जबकि 23 मई को पेट्रोल फिर 94 पैसा महंगा हुआ, डीजल फिर 95 पैसा महंगा हुआ और उस दिन क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल था। मतलब समझ रहे हैं, कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में घट रही है लेकिन यहां उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। अब 25 मई की बात, यानी आज सुबह को जो महंगाई वाला झटका, तेज करंट आपको लगा है, जरा उसकी चर्चा करते हैं। आज पेट्रोल 2 रुपए 87 पैसा, मतलब लगभग 3 रुपए बढ़ गया। वहीं डीजल भी इससे कम नहीं रहा, 2 रुपए 80 पैसा, मतलब वो भी 3 रुपए महंगा हो गया। और आज क्रूड ऑयल
$106 से घटकर $96 से $98 प्रति बैरल हो गया है। मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमत है वो $10 प्रति बैरल कम हुई, लेकिन उसका इंपैक्ट यहां दिख नहीं रहा है। यहां इसके उलट महंगाई रोजाना बढ़ रही है। तेल की कीमत कैसे तय होती है, एक्सपर्ट्स के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम तेल की बात करते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले जो आपका बेस रेट है क्रूड का, वो जो है वो डिटरमाइन करता है कि किस प्राइस पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं एक इंपोर्ट कर रही हैं। उसके बाद जो है एक एक्साइज ड्यूटी है जो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। जो एक्साइज ड्यूटी है वो गवर्नमेंट चार्ज करती है, और जिस स्टेट के अंदर ऑयल जब उसको आगे फर्दर सेल होता है रिटेल आउटलेट्स पे, वो जो है आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर वैट चार्ज करती है। इंडिया के अंदर मैकेनिज्म है, उसमें जो मेजर जो रिटेल रेट्स हैं वो जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ही डिसाइड करती हैं, और इसमें गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस नहीं होता है डायरेक्टली। अब आखिरकार यह सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमत घटती है तो आखिरकार पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं होता है? यह कीमत रोज क्यों बढ़ाई जा रही है? एक्सपर्ट्स क्या कुछ सोचते हैं ताकि ये जो भ्रम है आपके मन में कि वहां बढ़ेगी तो यहां घटेगी, यहां घटेगी तो वहां बढ़ेगा, या दोनों बैलेंस होना चाहिए, इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जरा वो सुनिए आप। पेट्रोलियम प्राइसिंग के कई पहलू होते हैं। इकोनॉमिक पहलू होता है, कितना एक ऑयल कंपनी इसकी बर्दाश्त करने की कितनी सीमा है वो देखी जानी पड़ती है। हमारे पास कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो देखना जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक अगर हॉर्मोज क्राइसिस खत्म हो जाए और पेट्रोलियम प्राइसेस अगर नरम पड़ जाए इंटरनेशनली, सपोज 90 रुपए आ जाए, तो फिर आप समझें कि प्राइस पेट्रोल की प्राइस 5 रुपए कम हो जाएगी और डीजल की 7 रुपए कम हो जाएगी। ऐसा मुझे नहीं दिखता है। तो चलिए, बिजली, पानी और महंगाई की बात न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं, और बात इतिहास में पहली बार गैंगस्टर की चौखट पर कानून की तलाशी ली जा रही है। और यह कहां संभव हो सकता है? सिर्फ बिहार में यह संभव है। बिहार के मोकामा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिसिया रसूख पर वो सवाल खड़े करने के लिए काफी है। बिहार के गैंगस्टर सोनू मोनू पुलिस दोनों के घर पर रेड मारने के लिए पहुंची थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए सोनू मोनू के साम्राज्य में दाखिल हुई, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में लगा कि आज गुनाह का अंत यही निश्चित हो जाएगा, लेकिन असली सस्पेंस अभी सामने आना बाकी था। सोनू मोनू ने कानून के शिकंजे से डरने के बजाय ऐसा खेल किया कि पुलिस विभाग के पैरों तले जमीन खिसक गई। पलक झपकते ही बाजी पलट गई और रेड मारने आए दरोगा जी और उनके सिपाहियों की सोनू मोनू के गुर्गे, उनके गुंडे, जिनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, वो पुलिस वालों को खड़े करके, वर्दी में पुलिस वालों को खड़े करके उनकी तलाशी ले रहे हैं। खाकी वर्दी की जेबें टटोली गई हैं। सरकारी गाड़ियों के कोने कोने के वैसे खंगाला गया जैसे पुलिस नहीं बल्कि कोई अंतर्राष्ट्रीय जासूसी एजेंसी हो। चलो सिपाही इधर आओ। उधर अभी यहाँ पर तो ये सोनू मोनू के गुर्गे हैं, जैसे जांच कर रहे जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय जासूसी एजेंसी खड़ी हो। पुलिस की बंदूकों की नालें ठंडी पड़ गई और दरोगा जी बेबसी से अपनी ही तलाशी, पिस्टल कमर में है, शरीर पे वर्दी है, फोर्स साथ में है, गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन सोनू मोनू जो गैंगस्टर हैं उनके गुर्गों को वो तलाशी देते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने बिहार पुलिस की वर्दी को शर्मसार कर दिया है। चलो सिपाही इधर आओ। उधर अभी यहाँ पर घर से नहीं करा तो ठीक है। आप लोग पर विश्वास हम देख लिए हैं। एक आदमी पर रही है, एक आदमी पर वहाँ जो आदमी खोले तो अरे कितना आदमी को चेक किए थे अंदर जाने के लिए? अरे चलिए
अब गैंगस्टर के गुर्गों के द्वारा वर्दी में बिहार पुलिस की तलाशी का वीडियो वायरल हुआ, चारों तरफ फजीहत हुई, तो बिहार पुलिस ने सफाई पेश की है। क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। जो प्रमोद सिंह और सोनू कुमार जो एक कुख्यात अपराधी हैं, सोनू मोनू गैंग से संबंधित, उन लोगों के यहाँ रेड किया। वो दोनों वहाँ से फरार पाए गए, लेकिन उनके जो परिजन थे वहाँ पे, उनके द्वारा पुलिस की तलाशी जो है उसका विरोध किया जाने लगा। और जो वहाँ मौजूद भीड़ थे उनके द्वारा वहाँ पर जो वीडियो बनाया गया है, जो कि आज के दिनांक पे वायरल हो रखा है, उसमें जो है थानाध्यक्ष जो हैं वो जो सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर्स है उसका अनुपालन करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी क्रम में ये वीडियो जो है वायरल हुआ है। अब पुलिस की तलाशी का वीडियो सामने आया तो सियासी हलकों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, वो भी सुनिए आप। बिहार में जिस तरह से अपराधियों को पकड़ने से पहले पुलिस को स्वयं अपने आप को सर्च ऑपरेशन उन लोगों के माध्यम से करवाना पड़ रहा है जिनके यहाँ वो छापामारी के लिए गए थे, तो ये बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार में कानून व्यवस्था, बिहार में शासन किस तरह से चल रहा है, यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। सोनू मोनू हो या फिर बिहार में कोई भी अपराधी, बिहार की पुलिस कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार में कोई भी अपराधी कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकता, ये आश्वासन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का है। बिहार में कानून व्यवस्था का राज है और निश्चित तौर पर जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा, वैसे एक भी अपराधी को छोड़ने का काम बिहार की पुलिस नहीं करेगी। हमारी एनडीए की सरकार में प्रशासन का इकबाल बुलंद था, है और रहेगा। गिरेबान में तो उनको झांकने की जरूरत है जिनके शासनकाल में अफसरों से जूते के फीते बंधवाए जाते थे, अफसरों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जाता था। बिहार है जो बदलता नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, खबर को बदलते हैं। न्यूज काउंटर में एक और खबर आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां हैवानियत की एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएगी, इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। और उसके बाद राजधानी जयपुर के पॉश इलाके की यह घटना है जहां कानून और रसूख की बातें होती हैं, वहीं बंद कमरों के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जहां पर जुल्म और हैवानियत का नंगा नाच खेला गया, जिसने एक हंसती खेलती मां को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए मजबूर कर दिया। यह खौफनाक कहानी अनु मीणा की है, जिसने 7 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिसे शुरुआत में एक आम सुसाइड समझा जा रहा था, वो दरअसल एक सोची समझी क्रूरता और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का भयावह परिणाम था। करीब 1.5 महीने बाद जब अनु का मोबाइल खुला तो उसके भीतर कैद वो सच बाहर आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे समाज में एक बड़ा ओहदा रखने वाला पीडब्ल्यू का एक्सियन इंजीनियर पति गौतम मीणा शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी पर अपने बच्चे के सामने लात और घूसों की बरसात कर रहा है। जल्लाद पति गुस्से में आकर लाल पीला होकर दीवार पर टंगे एलईडी को मुक्कों से फोड़ डालता है, तोड़ डालता है, तमतमाते हुए अपनी पत्नी के बाल खींचता है, उसे जमीन पर पटकता है और उसके चेहरे पर थूक देता है। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि यह सब कुछ उसके 10 और 8 साल के मासूम बच्चों के सामने हो रहा है। बच्चे कोने में दुबके सहमे हुए अपनी मां को पिटता हुआ देख रहे हैं और रोते नजर आ रहे हैं। रोज रोज के इस नरक और जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आकर आखिरकार 7 अप्रैल को अनु ने टूटने का फैसला कर लिया और सुसाइड करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब अनु के भाई और अनु के मासूम बच्चे ने भी कैमरे के सामने अपने पिता की दरिंदगी की गवाही दी है, वो भी सुनिए आप। 7 तारीख को मेरी बहन अन्नू मीना ने सुसाइड कर लिया था अपने ही घर में, जहाँ वो रहती थी अपने पति के साथ। वो मानसिक शारीरिक और पूरी तरह से टूट चुकी थी अपने पति के अत्याचारों से, मारपीट से। वो दारू का इतना आदी हो चुका था कि सुबह से ही दारू पीना शुरू करता था और अपने बच्चों को और अपने पत्नी को बहुत परेशान करता था। जब वो आए थे ना, तब मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगी। जब मैं घर पे गया ना तो उन्होंने टीवी पे ऐसे जोर से मुक्का मारा, फिर बाद में लड़ाई होने के बाद उसको
तो न्यूज काउंटर में अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं और वो बड़ी खबर, भारत के बॉर्डर के प्रवास पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बॉर्डर सिक्योरिटी पर मीटिंग करेंगे गृह मंत्री। आज रात को बीकानेर प्रवास पर जाएंगे और बॉर्डर्स का दौरा करेंगे। कल सुबह 10 बजे बीएसएफ चौकी सांचू का दौरा करेंगे। फोर्स के लिए योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। 29 मई को गुजरात के भुज का प्रवास करेंगे। बीएसएफ की सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 5 जून को त्रिपुरा में बॉर्डर क्षेत्र का प्रवास का कार्यक्रम है। 15 जून के आसपास बंगाल का भी प्रवास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री का दौरा बहुत ज्यादा चर्चा में और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल और जानकारी के लिए अपने संवाददाता आमोद राय का रुख कर लेते हैं। आमोद, बहुत दिन से प्रस्तावित था, इस बात का इंतजार किया जा रहा था और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह तमाम उन बॉर्डर्स पर जाएंगे और दौरा करेंगे। सेना का और पैरामिलिट्री फोर्स का मनोबल बढ़ाएंगे। क्या कुछ इस दौरे की खास बात है, जरा हमें बताइए। लेकिन गृह मंत्री का ये दौरा कोई सामान्य दौरा नहीं है। खास दौरा इसलिए है कि अगला जो टारगेट है गृह मंत्री का और गृह मंत्रालय का, वो है किसी भी तरह से सीमा पार से घुसपैठ को रोका जाए। इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था रहे और जो सीमा पर हमारे प्रहरी हैं उनको खास संदेश और निर्देश देने के लिए गृह मंत्री का ये दौरा बहुत अहम है। और ये एक बड़ा टारगेट है कि किसी भी तरह से किसी भी सीमा से भारत के अंदर घुसपैठ ना हो। इस दौरे में सबसे महत्वपूर्ण, कल से जो दौरा शुरू हो रहा है राजस्थान से, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको दिखेगा 5 जून को त्रिपुरा और 15 जून को बंगाल का दौरा जो गृह मंत्री का होगा वो बहुत अहम होगा। उससे पहले भुज का दौरा करेंगे, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन बंगाल और त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वहां से घुसपैठ एक बड़ी समस्या है और हाल में जो बीजेपी की सरकार बंगाल में बनी है उसमें भी ये एक बड़ा अहम मुद्दा रहा बीजेपी की तरफ से। तो अब किसी भी तरह से वहां से घुसपैठ न हो, इसकी पूरी व्यवस्था, एक ग्रिड सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट करके इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, इन तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे इस दौरान गृह मंत्री। और उनके जिम्मे अभी सबसे जो बड़ा काम है और जो मानते बिल्कुल आमोद, तो सेना के मनोबल और सीमा की सुरक्षा के लिहाज से गृह मंत्री अमित शाह का ये बहुत ज्यादा अहम दौरा, न सिर्फ राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा समेत तमाम बॉर्डर्स का दौरा करेंगे वो। तो न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही।